Okay, in this video we are going to discuss about a new chapter which is sexual reproduction in flowering plant. So before starting this chapter we have to consult something about the topic requirement that इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे mainly fertilization and you should know about the fertilization that this is the process where sperm this is the sperm will be fused with the egg cell. Okay, and then it will form zygote. तो फर्टिलाइजेशन में ये प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है। स्पर्म भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की होती है और एग भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की होती है। अगर ये दोनों मिलेंगे तो 46 नंबर का जाइगोट बनेगा एंड देन जाइगोट आगे जाके जो है वो एम्ब्रियो बनता है। तो इसकी कैसे ओके सो फर्टिलाइजेशन से पहले की स्टेप्स क्या होती हैं वो हम देखेंगे, जिसको अपन बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें कौन से इवेंट होते हैं उनको अपन बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो ये टॉपिक इन तीनों टॉपिक के ऊपर ही चलेगा ये वाला चैप्टर। सो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए दे रखा है जो कि आप खुद ही इसको रीड कर सकते हैं। सो इसमें इतना कुछ खास है नहीं आपके लिए। यहाँ हमने बताया कि जो ह्यूमन के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही इंटीमेट रिलेशन है। ये सोशल, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, कल्चर बहुत सारे अलग अलग वर्क के लिए बहुत पॉपुलर है। ये लव और अफेक्शन शो करने के लिए, हैप्पीनेस, ग्रीफ और मॉर्निंग शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और दिस इज़ द डायग्राम। ओके, सो इन दिस डायग्राम व्हाट आर लुकिंग फॉर, लाइक समथिंग आर देयर। जैसे कि मैं यहाँ सबसे पहले बना दूँ, दिस इज़ द female reproductive organ. Okay, so this is the female reproductive organ and now come to the next part which is male reproductive organ. This is the male reproductive organ. उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि कुछ कलर्ड पार्ट होता है इस फ्लावर का। दिस इज पेटल्स, दिस इज पेटल्स। ओके, नाउ इसके नीचे यहाँ पर लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, लीफ ही होती हैं एक टाइप से, तो हम उसको सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। और यहाँ पर एक एरिया होता है जिसको अपन बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस के नीचे इस टाइप का स्टॉक होता है। ठीक है, ये इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए जो कि बहुत इजी है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नाम है। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल, दिस पार्ट इज नोन एज ओवेरी, और ओवेरी के अंदर यहाँ होता है ओव्यूल। ठीक है, और दिस इज द फिलामेंट एंथर, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को चालू करने से पहले। और कुछ ये भी बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो एंथर है इससे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किसको? स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं, इस है ना। इस ट्रांसफरेशन को बोलते हैं पोलिनेशन। और जब पोलिनेशन होगा तो पोलन ट्यूब आएगी और यहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है उसको फर्टिलाइज करेगी। ठीक है, यानी कि इस पोलन ग्रेन से स्पर्म्स निकलेंगे और पोलन ट्यूब से होते हुए वो एग के पास जाएंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बन जाएगा। और यहाँ कुछ चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए कि जैसे ओव्यूल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ठीक है, और फ्रूट बनने के लिए किसका कन्वर्जन ज़रूरी है? वो है ओवेरी का। ओवेरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। So these are the very basic information that we have to start from here. Now this is again a very basic information, जैसे कि फ्लावर जो होता है वो एक बहुत ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक साइट है प्लांट के लिए। ठीक है, so in this video we are going to discuss about stamen, microsporangium and pollen grain. Okay, this is the information here. We are discussing about the topic anther. तो यहाँ पर ये जो एंथर इस टाइप से बनाया जाता है, थोड़ी डीप स्टडी होगी इसमें। एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। तो बुक रीड करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में जानते हैं। ओके, सो एंथर इज मेड अप ऑफ अ काइंड ऑफ टिश्यू विच इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से कट करते हैं तो इसके ऊपर का डायग्राम आपको कैसा दिखेगा बताता हूँ मैं आपको। कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखेगा। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि यहाँ कट करोगे तो कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखेगा। यहाँ पर 2-4 आपको कुछ ऐसे सर्कल्स दिखेंगे।
तो ये वाला जो एक आपको दिख रहा है पार्ट और ये दूसरा पार्ट, हम इनको लोब के नाम से जानते हैं. दिस इज द लोब. So how many lobes are here? Two lobes. That's why anther is called bilobed. This is bilobed structure. कौन? anther. लेकिन anther को हम डाइथिकस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाइथिकस. डाइथिकस किस एस्पेक्ट में बोलते हैं? जैसे एक लोब में आपको कितने ऐसे सर्कल्स दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं. सो दीज आर द थीका. ठीक है, ये क्या है? थीका है. इनको बोलते हैं थीका. ठीक है, ये लेयर्स हैं थीका. ये कितनी थीका है? दो थीका है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइथिकस. तो एंथर की दो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बता दी. अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो टिश्यू है जिससे हमारा एंथर बना होता है, ये कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है ना? यहां से लगा के थीका तक कितनी लेयर्स आती है, हमें वो पढ़ना है. एक इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखना कि जो थीका है वो इस टाइप का ट्यूब है. ये जो थीका दिख रहा है ये इस टाइप का ट्यूब है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है? पोलन ग्रेन होते हैं जो मैच्योर होने के बाद बनते हैं. किसके मैच्योर होने के बाद बनते हैं? एंथर के मैच्योर होने के बाद. तो ये पोलन ग्रेन कैसे बन रहे हैं वो पढ़ने से पहले हम इस थीका के ऊपर, ये जो चार थीका हैं यानी कि एक लोब में दो थीका, इनके ऊपर कितनी लेयर्स हैं उस पर क्वेश्चन बनता है, हमें वो समझना है. चलो तो उन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं. माइक्रो स्पोरेंजियम जो टिश्यू है वो चार पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहला एपिडर्मिस, फिर है एंडोथेसियम. ठीक है, एंड देन थर्ड नंबर इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ वन इज टेपिटम. ठीक है, ये जो टेपिटम है ना बेटा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है. किसको? यहाँ पर टेपिटम किस जगह है पहले वो देख लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कमल सर क्या बता रहे हैं. इस व्हाइट वाले पोर्शन में देखते हैं. दीज आर द थीका. इसके ऊपर लेयर होती है. ठीक है, ये कुछ बना रहे हैं कमल सर अभी, तो अभी अभी आप रुके, आप समझे खाली इसको कि ये क्या बन रहा है, ताकि स्ट्रक्चर जितना सिंपल होगा ना उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा. सो दिस इज द एपिडर्मिस. दिस सेकेंड वन इज एंडोथेसियम. दिस थर्ड वन इज इन मिडिल लेयर. और ये जो लेयर इस थीका के ऊपर है इट इज कॉल्ड टेपेटम. तो टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है. न्यूट्रिशन प्रोवाइडर है. किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है? जो टिश्यू इस थीका के अंदर अवेलेबल है. मैं उस टिश्यू को येलो डिजाइन से बता रहा हूं कि कहां अवेलेबल है. यहां पर अवेलेबल. यहां एक टिश्यू है, यहां पर एक टिश्यू है. ठीक है ना, इस येलो बॉडी को ये टेपेटम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है. और वो कौन सा टिश्यू है? उसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू. ठीक है, ये स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू है स्पोरोजिनस टिश्यू. यही आगे जाके कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस. और क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन का पूरी कहानी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन पार्ट ये है कि हमें ये समझना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज थ्री लेयर्स. ओके, पर्पस ऑफ दीज थ्री लेयर्स आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. वन थिंग इज दैट ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करती हैं. किसको प्रोटेक्ट करती हैं? कि पोलन जहां बन रहे हैं उस पूरी लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है. पोलन की जो पूरी ट्यूब है स्पोरेंजिनस टिश्यू को प्रोटेक्ट करना है ताकि पोलन ग्रेन बन सके. और जब जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? तब तक ना एंथर मैच्योर हो जाता है पूरी तरीके से. और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो पोलन ग्रेन भी बन जाते हैं. तो पोलन ग्रेन को इन्वायरमेंट में स्प्रेड करने के लिए ये डेहिसेंस करते हैं. क्या करते हैं? डेहिसेंस. अब डेहिसेंस क्या होता है? डेहिसेंस मतलब होता है कि फटना. जब कोई एंथर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये डेहिसेंस हो गया, यानी कि फट गया है ना. इसके जो लेयर्स हैं वो खुल गई और इसके अंदर से जो पोलन है वो बाहर आ गया. तो ये एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो स्प्रेड करेंगे तो पॉलिनेशन होगा. ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन यू मस्ट लर्न अबाउट दिस. ओके, नाउ कम टू द स्पोरोजिनस टिश्यू. व्हाट इज स्पोरोजिनस टिश्यू? स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होती हैं. ठीक है, मैंने कहा बताया स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ फील्ड है. तो ये जो ट्यूब है कमल सर ने बताया, ये दिस इज द थीका और ये पूरी की पूरी नीचे तक एक ट्यूब बनी हुई है. इसको बोलते हैं पोलन सेक. पोलन का बैग है जिसके अंदर पोलेन्स होंगे. लेकिन पोलन होने से पहले यहां पर एक टिश्यू होता है जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू. ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू. इसी स्पोरोजिनस टिश्यू की मैं बात करूं. स्पोरोजिनस टिश्यू के पास एक सेल होती है, एक सेल नहीं एक टाइप की सेल होती है
पोलेन मदर सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। दिस टू नेम्स आर हैविंग सेम थिंग्स, मतलब दोनों एक ही है, ओके। और ये सेल्स कहाँ है? स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर। अब मान लेते हैं कि दिस आर द सेल्स, जो कि कौन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो ये तो डिप्लॉयड है। अब इनको क्या करना है? पोलन ग्रेन बनना है ना, तो इनको सबसे पहले को क्या करना पड़ेगा? एक डिवीजन जिसका नाम है मियोसिस। तो मैं अभी इन तीन सभी को छोड़ देते हैं, किसी एक को पकड़ते हैं, इस सेल के साथ देखते हैं। अगर ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल क्या करेगी? मियोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट करेगी, तो क्या बनेगी? 2 सेल, ठीक है। उसके बाद यही 2 सेल जो है आगे सेकंड डिवीजन करेगी, मियोसिस का सेकंड डिवीजन, तो ये क्या बन जाएगी? हैप्लॉइड सेल्स। और इन सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। और ये सब साथ में रहती है, इसलिए इसका नाम है टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी 4 माइक्रोस्पोर आपके सामने दिखते हैं, ठीक है। देखो, पोलेन मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो आगे जाके मियोसिस करने वाली है। मियोसिस करके ये 4 सेल बनाती है, जो कि चारों हैप्लॉइड होती है, उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये हैप्लॉइड कंडीशन है। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के साथ क्या होता है? दिस इज द माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर। तो अब मैं माइक्रोस्पोर टेट्राड की जगह अब सिर्फ एक सिंगल माइक्रोस्कोप स्पोर के साथ बात कर रहा हूँ। फोकस करना, दिस इज द हैप्लॉइड सेल, जिसके अंदर ये रहा हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर एक डिवीजन होगा जिसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। अब सोचो, माइटोसिस डिवीजन से क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहते हैं, न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए? 2, ठीक है। कितने न्यूक्लियस हो गए? 2। मियोसिस, माइटोसिस करने के बाद, माइटोसिस के बाद अब यहाँ क्या होगा? ये एक न्यूक्लियस यहाँ पर एक बड़ी सेल बन जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द माइक्रोस्पोर। लेकिन इसमें ये वाली जो सेल है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये अपना इतना बड़ा एरिया क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसमें वो अपनी सेल वॉल बना लेगा और एक सेल कंप्लीट सेल बन जाएगा। और छोटे नीचे वाले एरिया में दूसरी से ये वाला न्यूक्लियस, तो ये एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ आ गया, मतलब इनने सेल डिवाइड कर लिया। और एक सेल के पास ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा चीजें चली गई है, और एक के पास थोड़ी छोटी सेल बनी है। तो इस बड़ी सेल को अपन बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपको लर्न कर लो बस ऐसे ही, कि हाँ एक वेजिटेटिव सेल है और दूसरी जो सेल है वो है जनरेटिव सेल। इसको याद रखना। कितनी सेल है? 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब जो जनरेटिव सेल है ये भी आगे क्या करती है? माइटोसिस की प्रोसेस करती है। और जब आपको ये वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा कि यहाँ पर ये रही एक सेल, ये रही दूसरी सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल डिवीजन करेगी तो यहाँ पे भी हो जाती है इस टाइप के 2 न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम इन 2 न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? मेल स्पर्म न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इतना याद कर लोगे ना, सब हो जाएगा। ये अभी भी वेजिटेटिव सेल के नाम से ही है, वेजिटेटिव सेल के नाम से ही फेमस चलेगी। सो अभी इसका रिवीजन देखते हैं। क्या बताया मैंने? कि यहाँ पर 4 लेयर है, चारों लेयर में से जो 3 लेयर है वो डेहिसेंस का काम कर रही है और प्रोटेक्शन का काम कर रही है। टेपेटम जो है एक ऐसी लेयर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। और टेपेटम के बारे में एक और खास इन्फॉर्मेशन वो ये है कि टेपेटम, टेपेटम की बात करो ना, टेपेटम कहाँ पे बताऊं मैं अच्छे से? इसी जगह बता देता हूँ। दिस इज द टेपेटम और ये रहा वो एरो जहां पे इसके बारे में बता रहा हूँ। टेपेटम बाई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बाई न्यूक्लिएटेड होती है, ये ध्यान रखना। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। यही कुछ इन्फॉर्मेशन याद रख लेना, अभी बुक पढ़ेंगे उसमें और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रख लेना। और इस टेपेटम को किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है? स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसके अंदर एक टाइप की सेल है जिसका नाम है पोलेन मदर सेल। ये डिप्लॉयड सेल होती है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके क्या कर देगी? मियोसिस। मियोसिस करने से इसके पास कितनी सेल आएगी? 4 सेल। दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर आगे वापस माइटोसिस करेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों न्यूक्लियस अपने आप के सेल डिवीजन करेंगे। तो एक बड़ी सेल वेजिटेटिव बनेगी, छोटी सेल जनरेटिव सेल बनेगी। जनरेटिव सेल वापस माइटोसिस करेगी और वो क्या बन जाएगी? मेल स्पर्म न्यूक्लियाई। यानी जनरेटिव सेल के अंदर कितने स्पर्म्स बन गए हैं? 2 बन गए, तो 2 मेल स्पर्म न्यूक्लियाई बन जाएगी। तो हम इसको 2 सेल स्टेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 2 सेल स्टेज, जहां पर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। और यहां पर हम इसको बोलेंगे 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है। और कितने स्पर्म न्यूक्लियाई है यहाँ पे? 2 मेल स्पर्म न्यूक्लियाई।
यू हैव टू बी लर्न दिस ऑल द थिंग्स. सो दिस इज द स्टेप. और अब आपकी बुक देखते हैं कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे. अभी मैंने पोलिंग ग्रेड नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा. पोलिंग ग्रेड की मतलब वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है जो और भी स्पेसिफिक है. तो अब ये जो 3 सेल स्टेज में दिख रहा है ना, इसी को वैसे तो पोलिंग ग्रेड बोलते हैं. दिस इज पोलिंग ग्रेड. ये कितने स्टेज वाला पोलिंग ग्रेड है? 3 सेल स्टेज वाला है. और जो सेकंड 2 सेल स्टेज वाला है, ये इसको भी अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं? पोलिंग ग्रेड. लेकिन अभी और भी इन्फॉर्मेशन बाकी है पोलिंग ग्रेड के ऊपर, जो कि हम बुक पढ़ते पढ़ते समझेंगे. चलो स्टडी करते हैं. क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा स्टेमन है यानी एंड्रोशियम है, जिसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं. ठीक है, तो फिलामेंट की तो क्या होते हैं? लॉन्ग होता है और सिलेंडर उसका और रहता है. ठीक है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी. थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं. क्या हो गया इसको? चलो अब काम की बात कर लेते हैं. काम की बात ये है कि इस वाले पार्ट में ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है जो आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे. यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, जिसमें आपको मैंने क्या बताया? बाइलोब्ड है और डाइथिकस है. बाइलोब्ड का मतलब होता है 2 लोब है. तो मैंने आपको पहले बताया दिस इज द 1 लोब, दिस इज द 2 लोब. और एक लोब में आपको इस टाइप से 2 थीका मिलेगी. तो इसलिए हम एक लोब के एस्पेक्ट में उसको बोलते हैं डाइथिकस. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, यानी इस टाइप का लंबा सा होता है. ठीक है, अब इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है. और इसके बाहर कितने लेयर से? ये पूरा जो एंथर है वो कितने लेयर से बना है? वो 4 लेयर से बना है. इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रागोनल, क्योंकि 4 साइड होती है. एंथर कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है. ठीक है, तो देखो टेट्रागोनल है, तो ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा और चौथा. तो 4 साइड होने की वजह से इसको बोलते हैं टेट्रागोनल. और ये जो 4 साइड है, ये 4 लेयर से बनी होती है, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू. अब माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू के अंदर ही क्या बनते हैं? पोलन सेक. ठीक है, आप देखो ना ध्यान से, मैंने क्या बताया था आपको? पोलन सेक मतलब क्या होता है? पोलन का बैग, जिसके अंदर पोलन होगा. ठीक है, ये देखो, ये जो थीका है ये आगे गया, ये आगे पूरा ग्रूव बन गया, इसको तो बोलेंगे पोलन सेक. इसी के अंदर तो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, जो आगे जाके मियोसिस करके पोलेंस बनाएगा. ठीक है, चलो काम की बात करते हैं. यहाँ पे देखो, इसमें मैंने बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. कितने लेयर्स होती है इसमें? 4 वॉल्स होती है. एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपिटम. The 3 walls layer perform the function of the protection and help in the dehiscence of anther to release pollen grain. तो इसका प्रोटेक्शन और dehiscence का काम है किनका? इन 3 लेयर्स का. और अगर स्पेशली बात करें टेपेटम का, तो ये इनर मोस्ट लेयर है जो नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को. जो पोलन ग्रेन बनने जा रहे हैं उनको नरिश करते हैं. टेपेटम हैज डेंस साइटोप्लाज्म, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म है, और जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होते हैं. नाउ कम टू दिस वन. मैंने क्या बताया कि व्हेन द एंथर इज यंग, जब वो बहुत नया नया होता है, तब उसके ही अंदर अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्ट अरेंज्ड होमोजाइगस होमोजीनस सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू. होमोजीनस सेल मतलब एक तरह की, एक जैसी सेल. ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जहाँ पे आपको पोलन ग्रेन दिख रहे हैं, वहां पर अगर ये पोलन आपका एंथर अब यंग होता, तो यहाँ पर एक टिश्यू होता है जिसका नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू. और उसी स्पोरोजेनस टिश्यू से ये वाले पोलन ग्रेन्स बने. ओके, चलो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं. मैंने अभी आपको जो स्टेप्स बताई वो यहाँ पर है. देखो, ये रहा एंथर का पूरा पार्ट, जिसके अंदर कितने लेयर्स हैं? epidermis outermost, then after endothelium, then after middle layer, और the innermost layer is called tapetum. तो ये डायग्राम मैंने भी आपको बता दिया है. ये कनेक्टिव होता है जो इन दोनों लोब को आपस में कनेक्ट करके रखता है. दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू. अब इस पर्टिकुलर एरिया को इनने थोड़ा सा और जूम कर दिया है. एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपेटम आपको चारों यहाँ मिल रही है. और यहाँ ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल. व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ दिस? पोलन मदर सेल. ठीक है, आपको याद रखना है इस बात को. दिस इज द डिप्लॉइड सेल, जो आगे जाके क्या करने वाली है? मियोसिस. तो ये जो रेडिस रेडिस पार्ट दिख रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं. अब ये वाला डायग्राम क्या बोल रहे हैं? ये मैच्योर्ड है. देखो ये क्या लिख दिया? पोलन ग्रेन. यानी ये जो सेल्स हैं ये क्या बन गई? ये पोलन ग्रेन बन गई. ये पोलन ग्रेन बन गए. और पोलन ग्रेन का फंक्शन अभी कैसा बताया? अभी तो बताया. जो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस होता है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, किसको बोलते हैं? माइक्रोस्पोर्स. देखो ना यहाँ पे क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था. मियोसिस बताया था. कौन सी सेल थी? पोलन मदर सेल. दूसरी सेल कौन सी थी? माइक्रो
स्पोर, मदर सेल, ये तो दोनों सेम ही सेल थी, ठीक है। ये कौन सी सेल थी? डिप्लॉइड सेल। ये मियोसिस करती है, वो कितनी सेल्स निकालती है? 4 सेल, जिनका नाम हमने क्या रखा था? माइक्रो स्पोर टेट्राड। तो यही तो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, देखो ना आप, कि each cell of the sporogenous tissue capable of giving rise to the microspore tetrad, each one is potential pollen grain, pollen microspore mother cell। हर एक के पास क्या पोटेंशियल है कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना कहाँ से बनना? पोलन मदर सेल से। माइक्रोस्पोर का बनना कहाँ से बनना? पोलन मदर सेल के। इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर जीनोजेनेसिस में मैंने एक माइक्रोस्पोर को लेके आपको बताया था कि क्या बनता है, वही माइक्रोस्पोर क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। As the anther of the mature dehydrate and the microspore dissociate with each other and develop into the pollen grain। ये आपस में डिसोसिएट हो जाएंगे जब भी एंथर क्या होगा? डिहाइड्रेट होगा, और आपस में एक माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनता है? पोलन बनता है। ये बार बार मैं सेम चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी बुक में लिखा वैसा बता रहा है, इसको रीड करना कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। ऑब्वियसली ना, पोलन ग्रेन सभी के सभी हेप्लॉइड हैं, और हेप्लॉइड बॉडी हमेशा गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। If you touch the opened anther hibiscus, then you will find some yellowish powdery pollen grain on your finger. Sprinkle these grain on the drop of water. Take a glass on slide and observe in the under the microscope. What will happen? You will see some a different kind of size, shapes, colors and designs of the pollen grains। अब आपको मैंने बताया था ना, कुछ ऐसी डिटेल हैं जो भी हमारी एंथर के बारे में पढ़ना बाकी है, तो वो देखिए। अब ये रहा वो माइक्रोस्पोर, ठीक है, देखो कहाँ पे? दिस इज द माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसमें से एक माइक्रोस्पोर आगे आया, इसने अपना डिवीजन किया, तो पहले तो सेल का साइज बढ़ाएगा। डिवीजन करने पर इसके पास क्या आएगा? एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। तो देखो, एक न्यूक्लियस ये वाला, एक न्यूक्लियस ये वाला। अब ये कौन सी स्टेज पे? ये दिस इज द टू सेल्ड स्टेज, ठीक है, ये पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे, ठीक है। अब कम टू द पॉइंट। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter। It is a prominent two layered wall। कितनी वॉल होती है? एक और दो। इस पे क्वेश्चन आया है। आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एक्साइन, इनर मोस्ट इज कॉल्ड इंटाइन। एक्साइन जो है वो एक स्पेशल टिश्यू से बना है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, जो बहुत ही रेसिस्टेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये प्रोटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। ऐसे इजीली ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इजीली इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, इसलिए हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, हाई एसिडिक नेचर पे एग्जिस्ट करता है, और एल्कलाई नेचर पे भी एग्जिस्ट करता है। कोई भी एंजाइम अभी तक अननोन नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके स्पोरोपोलेनिन को। सो पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म सेल, जर्मोपोर। अब ये क्या कहानी है? चलो थोड़ा बढ़ते हैं यहाँ पे, कि पोलन ग्रेन के पास मैंने क्या बताया कि दो तरह की सेल है, एक जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, और इनके ऊपर दो लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंटाइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, इसके बारे में तो बता दिया, ये हाईली रेसिस्टेंट है, हाईली रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट है, ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा आराम से। रेसिस्टेंट है, लेकिन कहाँ कहाँ पे? थोड़ी थोड़ी जगह पर, कहीं कहीं पर। ये क्या है? इसमें स्पेस है, जैसे मैं बताता हूँ कैसे होगी स्पेस। कंटिन्यूस लेयर नहीं है ये कहीं कहीं पे ऐसे गैप छोड़ के जा रहा है। दिस इज एक्साइन, दिस इज एक्साइन, दिस इज एक्साइन। ये जो गैप दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं जर्मोपोर। और ये गैप क्यों है? तो सोचो ना, जब भी पोलन ग्रेन अगर अपने आप को जर्मिनेट करवाएगा स्टिग्मा पे, तो अगर इतनी खतरनाक लेयर बाहर अवेलेबल है, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे करेगा? कैसे वो स्पर्म को आगे पहुंचाएगा? स्पर्म्स को, जो मेल स्पर्म न्यूक्लियाई है उनको कैसे पहुंचाएगा? इसलिए जो खाली जगह है यहाँ से, जैसे सीड जर्मिनेट नहीं करता है, सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन करता है, सीड जो है वो ग्रो करता है मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर ग्रो करता है, ऐसे ही इसके लिए भी ये जगह चाहिए जहां से ग्रो कर सके। तो यहाँ से ये ग्रो करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर जोन में कोई भी स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। तो जहाँ जर्मोपोर है वहां पे स्पोरोपोलेनिन टिश्यू नहीं है। सो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो अगर ये इतना खतरनाक सब्सटेंस के पास है, तो ये क्या लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। The exine exhibit a fascinating array of the pattern design. Why do you think the exine should be hard? है
एग्जाम हार्ड क्यों होना चाहिए? तो ऑब्वियसली यार अभी तो बताया कि ये लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जर्मोपोर? इट्स टू जर्मिनेट पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो उसमें से पोलन ट्यूब बनेगी, उसी पोलन ट्यूब में से जाएगा अपना मेल स्पर्म। वो बताऊंगा मैं आपको आगे, जर्मिनेट अभी यहाँ होता भी नहीं है। नाउ कम टू द इनर मोस्ट लेयर, इनर लेयर ओनली विच इज नोन एज इंटाइन। अब देखो ये थीन होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है, लेकिन बनी किस चीज से होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। इस पे क्वेश्चन बनता है। साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन का, वो कैसे सराउंड रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर्ड इट कंटेन टू सेल, तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो ये कितने सेल स्टेज हो गई? दो सेल स्टेज हो गई। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, अबंडेंट फूड रिजर्व और लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और देन जनरेटिव सेल छोटा होता है और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है ना। मैंने अभी क्या बताया कि ये जनरेटिव वेजिटेटिव, थोड़ा इसको बड़ा बना लेगा। दिस इज द वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज द जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल पता है कहाँ चल जाती है? इसके अंदर। दिस वेजिटेटिव सेल इनगल्फ दिस जनरेटिव सेल, इनगल्फ खा जाएगी कैसे? दिस इज द एक्साइन लेयर, दिस इज द इंटाइन लेयर, और इस इंटाइन लेयर के अंदर, इस इंटाइन लेयर के अंदर ये क्या है? वेजिटेटिव सेल, और इसको इनगल्फ कर लिया तो ये जनरेटिव सेल कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। ये किसका न्यूक्लियस है? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, और दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल। तो मतलब सेल के अंदर एक सेल है, तो इस स्टेज को बोलते हैं सेल विद इन द सेल। मतलब सेल के अंदर एक सेल है, और इस सेल का ये जो न्यूक्लियस है ये एक ही है। तो अभी इस स्टेज को क्या बोलेंगे? टू सेल्ड स्टेज। और जैसे ही ये आगे बढ़ता है ये थ्री सेल स्टेज हो जाता है और प्रॉपर पोलन ग्रेन बन जाता है। इनको पोलन ग्रेन अगर बनना है तो थ्री सेल स्टेज पूरा बनना है। तो कभी कभी ये देखा गया है, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ डिटेल बहुत काम की है, ये देखा गया है कि 60% प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो टू सेल स्टेज पर, कौन से स्टेज पे? टू सेल स्टेज पर रिलीज हो जाते हैं, एंथर से चले जाते हैं, पोलिनेशन कर जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं? स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, रीच टू द स्टिग्मा। और वहां पहुंचने के बाद वो टू सेल से अपने आप को कन्वर्ट करते हैं थ्री सेल स्टेज में, यानी वो जनरेटिव सेल है ना, वो माइटोसिस करके दो न्यूक्लियस बना लेती है, तो वहां जाके वो थ्री सेल स्टेज बनता है। लेकिन 40, अब 60% बोला है, तो 40% में क्या होता है? 40% में डायरेक्टली क्या होता है? थ्री सेल स्टेज बनेगा एंथर पे ही, उसके बाद ही वो ट्रांसपोर्ट होगा। ये डिटेल भी आपकी बुक में लिखी हुई है, देखो। और इसका देखो जो आपकी जनरेटिव सेल है ना, उसका स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है ना। और 60% जो होता है एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे रिलीज हो जाता है, लेकिन रिमेनिंग यानी 40% में जनरेटिव सेल पूरी तरीके से थ्री सेल स्टेज करता है और टू मेल गैमेट्स बनाता है और तभी आगे बढ़ता है। ओके, सो द इंफॉर्मेशन आर हियर। कभी कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से क्या होती है? एलर्जी होती है, कुछ लोगों का एफ्लिकेशन होता है, मतलब ब्रोंकियल जो एरिया होता है, जो ट्यूब्स होती है लंग्स में, उनमें कुछ स्वेलिंग देखी जाती है, इसकी वजह से कुछ सेंसेशन होती है लोगों को। इससे तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस होता है। इट में मेंशन द पार्थेनियम कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास गाजर घास हिंदी में बोलते हैं, केम इनटू द इंडिया कंटेमिनेटेड विद द इंपोर्टेड व्हीट। हमने कहीं किसी कारण की वजह से गेहूं बाहर से मंगवाए थे, और गेहूं के साथ इनके इनके क्या आ गए? इनके क्या आ गए? कैरेट ग्रास के पोलन ग्रेन्स आ गए, ठीक है। और दूसरा क्या है? इनके कुछ सीड्स आ गए। तो किसके सीड्स आ गए? इस पार्थेनियम के आ गए, और उसकी वजह से क्या हुआ? यूबिक्यूटस इन अकेरेंस एंड कोज पोलन एलर्जी। यूबिक्यूटस मतलब हर जगह आज ये छाया हुआ है। पार्थेनियम कैरेट ग्रास जो है वो आज हर जगह हमारी धरती पर अवेलेबल है, हमारे इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। और इसकी वजह से पोलन एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इनके सीड हमारे यहाँ पे आए और आज इनके पोलन हमें दिक्कत दे रहे हैं। दूसरा, पोलन ग्रेन के ऊपर ये क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है, ये पोलन ग्रेन्स किसके रीच होते हैं? न्यूट्रिशन बहुत सारा होता है, तो इनका यूज किया जाता है एज ए टेबलेट फूड सप्लीमेंट के लिए। जो वेस्टर्न कल्चर है ना, उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। टेबलेट तो नॉर्मल हो गया, उसमें सिरप बहुत नॉर्मल हो गया, नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है। इनके कंजप्शन कौन करता है? सबसे ज्यादा जो परफॉर्मिंग एथलीट्स होते हैं, जो किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है इन्वॉल्व, वो इसको ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं। और जो रेस के हॉर्सेज होते हैं उनमें भी ये पावर बढ़ा देता है। सो दीज आर द पोलन टेबलेट्स, और इसका इमेज आपके सामने है। ओके, so now this is the last paragraph of the male reproductive organ, जिसमें हम पोलन तक पहुंच रहे हैं और पोलन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। When once they are shed,
पोलन ग्रेन्स हैव टू बी लैंड ऑन द स्टिग्मा। अगर एक बार पोलन वहां से निकलता है तो उसको कहाँ पहुंचना है? स्टिग्मा पर। दे लॉस वायबिलिटी, वो अपनी पावर खो देते हैं। इफ दे हैव टू बी ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, उनका मेन काम क्या है? फर्टिलाइजेशन करना। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गेमिट्स हैं, और उनका मेन गोल क्या है? उन गेमिट्स का मेन गोल क्या है कि वो क्या करें? वो एक के साथ जुड़ें और क्या करें? फर्टिलाइजेशन करें। ये उनका मेन गोल है। डू यू थिंक द पोलन ग्रेन आर रिटेन वायबिलिटी? व्हाट इज वायबिलिटी? वायबिलिटी इज द पावर कि वो कितने टाइम तक अपने आप को वायबल रख सकते हैं, अपनी क्वालिटी को रख सकते हैं कि वो पोलन जर्मिनेट कर सके। वो पोलन जर्मिनेट करने की पावर, उस एबिलिटी को अपन बोलते हैं वायबिलिटी। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है वायबिलिटी एक पोलन की। तो देखा गया है कि जो राइस है, गेहूं है, व्हीट, इनके पोलन ग्रेन नॉर्मली 30 मिनट्स तक ही अपनी वायबिलिटी को मेंटेन रख पाते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज हैं जैसे रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई और सोलेनेसियाई, ये जो तीनों हैं, ये इनके जो पोलन है वो अराउंड मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं, मंथ से ज्यादा भी हो सकते हैं। नाउ यू मे हैव हर्ड द स्टोरिंग सीमन, जैसे स्पर्म और सीमन को इनको स्टोर किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए, और वो भी एक कोल्ड टेम्परेचर में। तो वैसे ही 190 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम पोलन ग्रेन को भी क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और स्पेसिस फॉर द ईयर्स, लंबे टाइम तक हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हमें आगे आने वाले टाइम में उसका यूज कर सकें। तो हम इन छोटे छोटे पार्ट्स को, इन छोटे कंपार्टमेंट्स को जहाँ पे हम ये रखते हैं, हम उनको बोलते हैं पोलन बैंक। जैसे ब्लड बैंक, सीमन बैंक, वैसे ही पोलन बैंक। सिमिलर टू द सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम इनका यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन्स। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको मेल वाला पार्ट पूरा समझा दिया है, धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे तो उसमें हम फीमेल वाले पार्ट में, जहाँ पर एग कैसे बन रही है। अभी हमारा हीरो तैयार हो गया है, जिसमें ऐसे वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल इसी के अंदर है, जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है, जिनका नाम है मेल स्पर्म न्यूक्लियस। अब ये दोनों वेट कर रहे हैं स्टिग्मा पर लैंड करने के लिए, और साथ में इधर एग सेल कैसे बन रही है हमें वो भी देखना है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।